आज हम जानेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। किस प्रकार भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके पीछे क्या कारण थे, किस प्रकार ये आक्रमण सफल आक्रमण जाना जाता है। भारत में इस अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इन सबको आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस लेक्चर के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो इन सबको आज हम जानेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने, इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए, जिसमें हमने सारे फैक्ट्स को कवर किया हुआ है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रिलेटेड जो भी इन्फो है वो आपको मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो प्रथम चैप्टर है, या हम जिसको बोलते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, वो शुरू होता है ये जो अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण हुआ था, इसके द्वारा ही, इस काल में ही ये मध्यकाल शुरू हुआ माना जाता है। इसी टॉपिक में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम प्रमुख आक्रमण की बात कर रहे हैं, जिसमें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कई आक्रमण हुए थे, जैसे मंगोल आक्रमण। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं प्रमुख आक्रमण की, तो अरब आक्रमण जो आज कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो तुर्क आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के बाद ही जो हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत जो कि जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जितने भी जो वंशज हुए, गुलाम वंश था जो बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, वो वंश तुर्क आक्रमण के बाद ही एक दिल्ली सल्तनत का रूप इसने लिया हुआ था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अरब आक्रमण की, कि अरब आक्रमण किस प्रकार हुआ, इसके कारण क्या थे। भारत में अरब आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो ये आक्रमण अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई कारण थे और लगातार जो ये आक्रमण हो रहे थे, ये पहले असफल होते जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? पहले तो भारत का जो अरब के साथ बहुत अच्छा व्यापार का संबंध था, व्यापार का संबंध अभी भी था, लेकिन कई ऐसे और भी कारण थे, जैसे जो व्यापारी मार्ग था, समुद्री मार्ग था सिंध प्रांत के पास, वहाँ पर लुटेरे रहते थे। तो वो उनसे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एक कारण था। जो इस्लाम धर्म है, ये भी इसी समय पर करीब 630 में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार अरब से होना शुरू हो गया था। उनकी जो जगह थी वो खलीफाओं ने ले ली थी और खलीफाओं के द्वारा जो प्रचार प्रसार है वो किया जाने लगा था। और ऐसे कई अन्य कारण थे जिसको हम आज जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत में अरब के आक्रमणों की, तो इसका पहला कारण था लूटपाट। जैसा मैंने बताया, अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था
लूटपाट। ठीक, वो किस कारण से यहाँ पर लूटपाट कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो व्यापार कर रहे थे इतने समय से अरब, तो उनको ये पता चल गया था कि भारत एक संपन्न देश है, यहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात के अपार भंडार हैं। और इसी संपन्नता से प्रभावित होकर इसी संपन्न माफ़ कीजिएगा, तो इन सब बातों को वो ध्यान में रखकर जो खजाने थे, जो हीरे जवाहरात थे, इनको लूटने के उद्देश्य से इस अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा जो अन्य कारण थे वो थे, माफ़ कीजिए, तो इस प्रकार जो पहला कारण था वो क्या था? लूटपाट करना। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद नीति। अरबों ने सीरिया, उत्तर अफ्रीका, स्पेन आदि को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था, और बलूचिस्तान जो कि भारत के पास का ही क्षेत्र है, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद भारत जो बलूचिस्तान है वहाँ पर अपना अधिकार करने के बाद इनका जो अगला पड़ाव था या अगला आक्रमण जो इनको करना था वो क्या था? वो था भारत। तो इस प्रकार अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के उद्देश्य से जो आक्रमण हुए थे अरबों के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि साम्राज्यवाद नीति के विस्तार के कारण ही अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका अन्य कारण एक था, वो था इस्लाम का प्रचार। करीब 7वीं शताब्दी में, माफ़ कीजिएगा, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अरब के अतिरिक्त जो भी अरब के आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे सीरिया है, अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इराक, इन सब के बाद अब खलीफाओं का उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भारत की तरफ खलीफाओं का जो एक ध्यान था वो लगा रहता था। इसके अन्य जो कारण थे, माफ कीजिएगा, इसी प्रकार जो हम व्यापार की बात करते हैं, भारत और अरब का व्यापार चलता रहता था। तो अरब के जो व्यापारी थे वो भारत से जो माल खरीद कर ले जाते थे वो रोम बेचने जाते थे। तो जो माल का आवागमन होता था, या हम ये कहते हैं कि जो वो यहाँ से माल ले जाते थे वो जहाज़ों के माध्यम से समुद्र से होकर जाते थे। माफ़ कीजिएगा, तो ये जो सामान था ये रास्ते में सिंध के पास देवल जो बंदरगाह पड़ता था वहाँ पर इनका सामान समुद्री लुटेरे लूट लिया करते थे, और इन लुटेरों से परेशान होकर उन्होंने सिंध पर आक्रमण करना चाहा, क्योंकि सिंध पर अगर वो आक्रमण कर देंगे तो वो एक तरह से भारत से कनेक्ट रहेगा, वहाँ से वो अपना व्यापार आसानी से कर सकते थे। तो इस उद्देश्य से अरब जो था वो सिंध पर अपना आक्रमण करना चाहता था। भारत पे अरब आक्रमण का, या अरब में जो उस समय पर खलीफा का जो पद था वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था, ऐसा कहा जाता है कि करीब 708 ईस्वी में सिंहल द्वीप में, ये आप यहाँ पर ऐसे देख पाएंगे, ये सिंहल द्वीप में अरब यात्री व्यापार के लिए जाते थे। अब जैसे ये आप ये मैप में ही देख रहे होगे, सिंध है, ठीक है, ये समुद्री रास्ते से लगा हुआ है। अब जब इनको व्यापार करना होता था तो ये इस रास्ते से जाते थे, ठीक। तो यहाँ पर
ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर समुद्री लुटेरे रहा करते थे। तो जो ये व्यापार आदि सामग्री जो होती थी, इसको लूट लिया करते थे। तो करीब 708 ईस्वी में सिंहल द्वीप के अरब यात्रियों, व्यापारी जो एक बार आ रहे थे अपना जहाज लेते हुए, तो उनको इन लुटेरों ने लूट लिया और जो उनका सामान था, माफ़ कीजिएगा, तो इसी प्रकार, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसा माना जाता है करीब 708 ईस्वी में सिंहल द्वीप से अरब व्यापारी एक समुद्र घटना में मारे गए थे, जिनकी व्यापार सामग्री जिसमें सोना चांदी करीब 8 जहाज भरकर था, जिसको सिंहल किसको कहते थे, श्रीलंका को, ठीक है। सिंहल के जो राजा थे, उन्होंने खलीफा जो होते थे उनको ये सब सामान 8 जहाज़ों में भरकर वापस भेज दिया, ठीक। अब जब वो जहाज यहाँ से जा रहा था, ठीक है, तो उस जहाज को फिर से जो यहाँ पर देवल में जो समुद्री लुटेरे थे, इन लोगों ने फिर से इस जहाज को लूट लिया, ठीक। और उस समय पर सिंध का शासक कौन था? उस समय पर सिंध का शासक था दाहिर, ठीक। दाहिर को हज्जाज ने, जो कि अरब का खलीफा था, उसने दाहिर से समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए कहा और लूटपाट का हर्जाना देने का आग्रह किया, जिसमें दाहिर ने अपनी असमर्थता बताई। मतलब वो उतना जो हर्जाना है उसको देने में वो असमर्थ था, ऐसा उसने बताया, जिससे इस बात से क्रोधित होकर जो हज्जाज था उसने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने भेज दिया। तो इस प्रकार जो कारण बना, तात्कालिक कारण बना, ये था समुद्री लुटेरों का व्यापारियों के माल को लूट लेना, और जो ये कारण बन गया, ठीक है, ये तात्कालिक कारण बन गया। इसके अलावा भी जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो भारत में लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, साम्राज्यवाद नीति, ऐसे कई अन्य कारण थे, जिसको सपोर्ट किससे मिल गया? तात्कालिक कारण से। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत में अरब आक्रमण के क्या प्रमुख कारण थे। भारत में अरब आक्रमण का श्रेय जाता है, माफ़ कीजिएगा, सफल आक्रमण का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। करीब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, माफ़ कीजिएगा, सिंध पर आक्रमण हुआ। उस समय पर सिंध का शासक कौन था? उस समय पर सिंध का शासक था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर को परास्त कर लिया गया। दाहिर हिंदू शासक था। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने बहुत सा धन इकट्ठा किया और इसका नाम क्या रख दिया? स्वर्ण नगर। भारत में हमें इन आक्रमण की जानकारी मिलती है चचनामा से। ऐसे कई पुस्तकें हैं जिनके बारे में हमें मुगल काल, सल्तनत काल की जानकारी मिलती है, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सब का भी मैंने एक वीडियो तैयार किया हुआ, जो कि आपको मेंस में भी 3 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसमें हेल्प करेगा। अगर आप लिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, जो कि भी हुआ नहीं है, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाद में आपको ये आगे चलकर मेंस में भी बहुत काम आएगा। तो इस तरह से जो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, इस तरह से प्री में पूछ ली जाती हैं। तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी हमको किससे मिलती है? चचनामा से, जो कि अरबी में लिखी हुई है। भारत में
सर्वप्रथम जजिया कर कासिम के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? कासिम के द्वारा। इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण और महिलाओं को इस कर से मुक्त रखा गया। तो इस प्रकार भारत में जो सफल आक्रमण हुआ, माफ़ कीजिएगा, भारत में जो सफल अरब आक्रमण हुआ वो करीब 712 ईस्वी में हुआ, जिसे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। अब आगे हम जानेंगे भारत में अरब आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े। भारत में अरब आक्रमण के राजनीतिक दृष्टि से प्रभाव पड़ा, इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक तथा शिक्षा और साहित्य में भी जो आक्रमण है इसके प्रभाव देखे गए। राजनीतिक रूप से अगर बात करते हैं तो इसके जो प्रभाव थे वो, माफ कीजिएगा, इन सबको आगे हम विस्तार से जानते हैं। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, तो राजनीतिक प्रभाव भारत में अरब आक्रमण का राजनीतिक रूप से बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि पहला सफल आक्रमणकारी माना जाता है, ये सफल किस प्रकार हुआ? देखिए, उस समय पर जब अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में, माफ़ कीजिएगा, जो उस समय पर शासक था दाहिर जो था ये हिंदू शासक था और इसके पहले जो इसके पिता थे चच, ये बौद्ध समर्थक भी थे। तो जो एक तरह से वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के विरोध में भारत में कई स्थानीय शक्तियाँ उत्पन्न हुई। विभिन्न भाग से अरबों को हराने के लिए शक्ति संगठन देखा गया है। जब दाहिर को बंदी बना लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कई ऐसी शक्तियाँ एकत्रित हुई जिन्होंने अरब को हटाने का, उनके विरोध में वो खड़ी हो गई। ऐसी जिनमें प्रमुख थे चालुक्य, वल्लभी, गुर्जर प्रतिहार, ऐसे कई छोटे छोटे जो राज्य थे ये सब संयुक्त रूप से इकट्ठा होने लगे थे। तो ये जो देखा गया इस समय पर राजनीतिक प्रभाव देखा गया, ये एक स्थानीय एकता के रूप में देखा गया था। अरब के आक्रमणों का ये प्रभाव पड़ा कि जो भारत में उस समय जो स्थिति हो गई थी, ये जो हिंदू शासक थे ये इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने डटकर अरबों का विरोध किया। यही कारण था कि अरबों का जो शासन था ये अधिक समय तक, या हम ये बोल सकते हैं कि जो अरब थे ये अधिक समय तक भारत में नहीं टिक सके। अरब आक्रमण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार का विस्तार इसमें देखा गया। जो अरब आक्रमण, अरबों का आक्रमण आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अरब व्यापारियों के साथ समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों ने तालमेल बिठाया। तो अब जो व्यापार होता था भारत से अरबों के साथ, ये पश्चिम में और अफ्रीका जैसे कई देशों में ये विस्तारित होता था समुद्र के रास्ते से। तो व्यापार अगर बात की जाए तो भारत से व्यापार अरब में और कई अन्य देशों में होता था। लेकिन जो एकाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो अरब व्यापारियों के साथ समुद्री एकाधिकार भारतीय व्यापारियों के लिए ये जो एक तालमेल था ये काफ़ी लाभकारी रहा। इससे जो व्यापारिक
स्थिति अगर हम बोलते हैं तो वाणिज्यिक स्थिति जो बोलते हैं, आर्थिक स्थिति बोलते हैं, ये भारतीय आमदनी में ये सकारात्मक देखी गई। तो इस प्रकार जो ये व्यापार होते थे, इसका वाणिज्यिक रूप से आय में सकारात्मक इसमें वृद्धि देखी गई, जिसका माफ़ कीजिएगा, तो इन सब का अगर देखा जाए तो आर्थिक जो प्रभाव था ये सकारात्मक पड़ा। कर प्रणाली की अगर बात करते हैं तो उस समय पर जजिया कर जो था ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। ऐसे कई अन्य जो कर थे ये कुछ हद तक मान्य थे, जिसमें व्यापार इत्यादि का कर था। जजिया कर जो कि जिस पर महिलाओं को, बच्चों को, अपाहिजों को, वृद्धों को छूट दी गई थी। ऐसे कई जो प्रणाली थी ये भी उस समय पर देखी गई थी। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? अरबों के आक्रमण से हिंदुओं ने अपनी जातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए कठोर नियम और प्रथाएं शुरू कर दी, जिसमें अंतरजातीय विवाह को निषेध कर दिया गया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, राजपूतों में जौहर इत्यादि देखा गया। इस अरबों के आक्रमण से ये प्रभाव देखा गया। वस्त्र परिधान में बदलाव देखे गए। जो कुलीन हिंदू थे उन्होंने, माफ कीजिएगा, उनके द्वारा मुसलमानों के समान पोशाक पहनना, जैसे लंबी बाहों वाली कुर्ते पजामे, इस तरह से जो कुर्ते पजामे इत्यादि का जो प्रचलन था ये उस समय पर देखा गया। मद्यपान और मांसाहार का प्रचलन देखा गया। हिंदुओं में मद्यपान और मांसाहार का प्रचलन बढ़ने लगा। जो अभी तक मद्यपान और मांसाहार को निषेध माना जाता था वो यहाँ प्रचलन में देखा जाने लगा। हिंदू धर्म में, माफ कीजिएगा, हिंदू धर्म में कट्टरता में कमी होने लगी। जैसा मैंने बताया कि जो अरब यहाँ आए थे उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भी इनका यहाँ आक्रमण हुआ था, भारत में आक्रमण हुआ था। तो इस्लाम धर्म को विस्तारित करने, प्रसार करने के लिए वो क्या करते थे, जो निम्न वर्ण के लोग हैं या कमज़ोर वर्ग हैं, जो कि शोषित, जो कि समाज द्वारा उपेक्षित हैं, इन लोगों को उन्होंने अपना एक साधन बनाया था जो कि आसानी से इस्लाम ग्रहण कर सकते थे। तो हिंदुओं ने भी क्या किया था, हिंदू धर्म को की कट्टरता में इसमें कमी आई थी। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलने लगी थी। ऐसा भी देखा गया है कि हिंदुओं के द्वारा अजमेर में जाने वालों की संख्या उसमें बढ़ती नज़र आई। तो अगर हम इसका पॉजिटिव थिंग देखें तो उस समय पर हिंदू और मुसलमानों में भी एक अच्छा संबंध देखा गया है, जिसमें कि जो कई हिंदू ऐसा था जो इस्लाम धर्म से प्रभावित होने लगे थे और फिर उन्होंने अजमेर शरीफ की यात्रा भी देखी गई है, ऐसा भी माना जाता है। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है इस्लाम धर्म का, इस समय पर प्रभाव देखा गया। कई हिंदू धर्म में भी कई कठोर नियम बना दिए गए। कुछ तो पहले से चलते आ रहे थे, जैसे सती प्रथा है, ये पहले से चलती आ रही थी, गुप्त काल से ही चलती आ रही थी। लेकिन जो अगर हम बाल विवाह की बात करते हैं तो वो भी इस समय पर कठोर बना दी गई थी, बाल विवाह होने लगे थे। पर्दा प्रथा ये उतनी प्रचलन में नहीं थी जितनी कि मध्यकाल में देखी गई है। तो पर्दा प्रथा का जो प्रचलन है वो मध्यकाल में इस समय पर प्रारंभ हो गया था। राजपूतों में जौहर की प्रथा का प्रचलन हो देखा गया है। आगे हम जब सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें जो
जौहर इत्यादि है वो भी देखे गए हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो महारानियाँ हुआ करती थी, फिर चित्तौड़ इत्यादि में। तो ये सब जो जौहर की अगर हम बात करते हैं तो राजपूतों में जो जौहर प्रथा है वो इसी काल में देखी गई थी। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो यहाँ पर अरब आक्रमण का उस समय पर देखा गया है। इसी तरह शिक्षा और साहित्य का भी अरब आक्रमण का प्रभाव पड़ा। ब्रह्मगुप्त के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई और विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र, इसका अनुवाद अरबी में कराया गया। अरबों ने भारत का उपयोग एक शिक्षा स्रोत के रूप में किया। यहाँ से नक्षत्र विज्ञान, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, प्रबंधन, गणित का ज्ञान उनको भारत से हासिल हुआ था। कई साहित्य जो, जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मगुप्त के द्वारा कई ऐसे साहित्य लिखे गए थे। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है ये नैतिक शिक्षा का उदाहरण देती है। तो ऐसी कई जो किताबें थी इनका अरबी में, अपनी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। भारत में भी कई प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में समय पर प्रगति देखी गई है। तो जो प्रादेशिक भाषाएं हैं इसका भी प्रचलन इस्लामी प्रभाव से भारत में देखा गया। जो छोटे छोटे जो जो कई प्रदेश थे अन्य, वहाँ पर भी इस समय पर अपनी अपनी रचनाओं का प्रचलन देखा गया था। जैसे कि कई लेखक थे, राजाओं के दरबार में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वहाँ पर जो कवि या लेखक इत्यादि होते थे तो वो समकालीन जो घटनाएं हैं उनका लेख लिखते थे। जैसे हम अगर चालुक्य वंश की बात करते तो वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती थी वो उस हिसाब से लिखते थे। गुर्जर प्रतिहार में अलग भाषा, तो मतलब जो भाषा प्रादेशिक रूप से बटी हुई थी वो लोग अपनी भाषा में ये सब साहित्य लिखते थे। इसका प्रचलन भी देखा गया था। हिंदी भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझी, जायसी, ऐसे कई संत हुए जिन्होंने हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे थे। इसी समय पर हमें हिंदी का एक नया रूप, जिसको खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, इसका उद्भव हुआ था। खड़ी बोली मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, बोलचाल वाली, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, इसको खड़ी बोली बोलते हैं। तो इस बोली का जो उद्भव है वो इस काल में देखा गया था। करीब 13वीं-14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा हिंदी के एक नए रूप की, जिसको खड़ी बोली बोलते, इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? खड़ी बोली की शुरुआत ये की गई अमीर खुसरो के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ना अमीर खुसरो के दोहे। तो ये जो दोहे हैं ये खड़ी बोली में लिखे गए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो अरब आक्रमण था ये कुछ विशेष उद्देश्यों से, कुछ विशेष कारणों से ये किया गया भारत में। माफ़ कीजिएगा। तो जो अरब आक्रमण था ये किन्हीं कारणों से किया गया, इसको हमने जाना। अरब आक्रमण का भारत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा ये आज हमने जाना। आगे हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। तुर्क आक्रमण में हम मोहम्मद गजनवी के बारे में जानेंगे कि उसके क्या आक्रमण, किस प्रकार उसने किया। महमूद गजनवी के प्रमुख कारणों को जानेंगे। उसके माफ कीजिएगा, इसने किस तरह से नीतियां चलाई थी उसके बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी कौन था, किस प्रकार इसने आक्रमण किया, इसे हम जानेंगे। तो तुर्क आक्रमण में जो ये दो आक्रमणकारी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद ही अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, जो गुलाम वंश है, वो इसकी स्थापना तुर्क आक्रमण के बाद, मोहम्मद गौरी के बाद जो भी उसके गुलाम थे उसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से ये जो गुलाम वंश था ये बाद में दिल्ली सल्तनत के रूप में
बढ़ा, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण की, इसके प्रमुख कारणों और अभियान की। किस तरह से मोहम्मद गौरी ने अभियान चलाया था और भारत में एक माफ़ कीजिएगा। तो तुर्क आक्रमण में हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे, इनके प्रमुख आक्रमणों को जानेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अरब आक्रमण को जाना कि अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे, उनके प्रभाव क्या पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमने जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये वीकली टेस्ट जो होता है वो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। और हमें कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले करा दी जाए। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वैसा फिर शुरू करते हैं। मिलते हैं हम फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।